मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक ट्रक अनियंत्रित होकर रेलिंग को तोड़ते हुए बाबा भोलेनाथ के मंदिर से जा टकराई। जानकारी के मुताबिक सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा में एनएच स्थित बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, जहां सुबह एक अनियंत्रित ट्रक रेलिंग को तोड़ते हुए मंदिर से जा टकराई, जिससे मंदिर का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि किसी तरह की जान माल की क्षति नहीं पहुंचने की बात सामने आ रही है। तो वहीं मौके पर पहुंची सदर थाना की पुलिस दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को घटनास्थल से निकालने की कोशिश करती रही और मामले की छानबीन में जुट गई। पूर्णिया के बनमखनी अनुमंडल अंतर्गत जानकी नगर निवासी अश्विनी कुमार किशनगंज के टाउन थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्त बंगाल में छापामारी के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। जाप नेता पप्पू यादव ने उनके शोकाकुल परिजनों से मुलाकात करते हुए गहरा दुख व्यक्त किया और अपने पार्टी की तरफ से 50,000 रुपये की आर्थिक मदद की और आगे भी वो करते रहेंगे। एफआईआर लॉन्च मेरा करना नहीं है, क्या मैं मार दूं? तो एसपी की भी भाषा बहुत मर्यादित नहीं। अब मुझे लगता है कि घटना घटित हुई तो सबसे पहले तो अब सीबीआई इंक्वायरी की बात इस बिहार से बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है। हम जिस घटने से अभी भी आ रहे हैं, पूरा बिहार को इन लोगों ने तो बांध के रख दिया। लगातार एक दरोगा की हत्या नहीं, इनको गोली लग जाता, लड़ते हुए लग जाता तो बिल्कुल डिफरेंट। जिस तरीके की मौत हुई है वह असहनीय और उसको उस पीड़ा को भुलाया नहीं जा सकता। तो जब परिस्थिति जन को हम देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की विफलता उसमें दिखती है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, तो वहीं अस्पतालों में बेड फुल होने के कारण मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार स्कूल कॉलेज भी बंद करा दी है। यहां तक कि भक्तों के लिए मंदिर के कपाट भी बंद हो गए। कोरोना संक्रमण पर रोकथाम को लेकर तमाम तरह की गाइडलाइंस भी जारी की गई। तो वहीं जारी किए गए गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने के लिए आदेश भी दिए गए। इसके बावजूद भी पटना सिटी के भद्रघाट पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ना ही मास्क ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इस मौके पर किया गया। ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने का पूरा असर बना हुआ है। चैत महीना है, शुभ पक्ष है, शुभ दिन है, अच्छा सप्ताहनी का दिन है। सब कोई लोग चूड़ा अथी ककड़ी खीरा बेल पंखा सबको हम लोग दाना करते हैं, पंडित जी को देते हैं, पंडित जी को देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आज के महत्व है, सतवानी का ये महत्व है। जो एक महीना से जो खरमास चला आ रहा था वह 14 तारीख को खत्म हो जाता है और जितने भी जो है शादी विवाह लग्न सभी शुरुआत हो जाता है। सत्तू दान करने से लोगों को शारीरिक कष्ट है, भौतिक शारीरिक सभी लोग शांत होता है, कष्ट दूर होता है। सतवानी को दान करने से, भगवान भोले का दान करने से, जल चढ़ाने से भी अच्छा होता है। कलश स्थापना के साथ ही चैत्र नवरात्र के 9 दिनों का अनुष्ठान शुरू हो गया, लेकिन इस बार भी पिछले साल की तरह नवरात्र के दौरान कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा। एक बार फिर इस साल कोरोना के चलते आयोजन पर विराम लग गया। रामनवमी के दिन पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भी भक्तों को प्रवेश नहीं मिल सकेगा। बता दें कि हर साल रामनवमी के दिन भारी संख्या में भक्त हनुमान मंदिर का दर्शन करने पहुंचते हैं। मंदिर के बाहर 2 किलोमीटर तक लंबी कतार में लोग खड़े होकर के हनुमान मंदिर में पूजा भी करते हैं। लेकिन कोरोना के चलते पिछले साल की तरह इस साल भी रामनवमी का त्यौहार पूरी सादगी से मनाया जाएगा और कोई बड़ा आयोजन नहीं होगा। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि रामनवमी के दिन महावीर, हनुमान, भगवान राम और सभी देवी देवताओं को नए वस्त्र धारण कराए जाएंगे। इस अवसर पर महावीर मंदिर में तीनों स्थानों पर ध्वज भी बदले जाएंगे।
बिहार के मुंगेर में ट्रेन लूट और डकैती की घटना हुई है। डकैतों ने दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में मारपीट के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान लुटेरों ने ट्रेन पर पथराव भी किया, जिसमें यात्रियों के साथ स्क्वाड पार्टी के जवान भी घायल हुए, तो वहीं एसी बोगी के शीशे भी टूट गए। लूटपाट की यह घटना जमालपुर भागलपुर रेलखंड के बरियारपुर थाना के लोहा का पुल पड़िया गांव के पास की है। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे ट्रेन से उतरकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में अब कोरोना संक्रमित के इलाज की तैयारी की जा रही, जहां आईसीयू में 50 बेड तैयार किया जा रहा है। सिर्फ कोरोना के संक्रमित की व्यवस्था होगी। अस्पताल के नए अन्य मरीजों का यहां ना तो आना जाना होगा, ना ही कोई रास्ता होगा। IGIMS के अध्यक्ष मनीष मंडल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि इसी 15 अप्रैल से 50 बेड का आईसीयू काम करने लगेगा। हालांकि IGIMS में जिस आईसीयू के 50 बेड की व्यवस्था की गई है, उसका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब एम्स, PMCH और NMCH में बेड फुल हो जाएगा। बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां डाकबंगला चौराहे के पास स्थित इंडियन ऑयल की बिल्डिंग में बीती रात भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयानक लगी कि सुबह तक उस पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। हालांकि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। जानकारी के मुताबिक पटना के डाकबंगला चौराहे पर स्थित लोकनायक जयप्रकाश भवन में देर रात आग लग गई। यहाँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इनकम टैक्स और सहित कई अन्य कंपनी का ऑफिस है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आग ने सबसे अधिक नुकसान इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के दफ्तर में ही पहुंचाया है। देखिए, रात में लगभग 1 बजे इस आग की घटना की जानकारी मिली और काफ़ी संख्या में वाटर टेंडर्स हम लोग मंगाए। करीब 13 वाटर टेंडर विद हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, ये सभी लोग और हमारे फायर के जो अग्निगन हैं, पदाधिकारी गण हैं, वो सब मिलकर इसमें बहुत मेहनत से फायर को रोक दिया है। अब फायर फर्दर स्प्रेड नहीं कर सकता है। 5th फ्लोर तक ही सीमित रहा फायर और काफ़ी तेज आग थी और तो इसको बहुत मशक्क़त और मेहनत से इसको। कौन जगह पे आग लगी है सर? कौन अपार्टमेंट? ये 5th फ्लोर है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का कॉर्पोरेट ऑफिस है, इसी में क्या हुआ था? आग लगा हुआ था, हम लोग को मालूम हुआ तुरंत हम लोग फायर की गाड़ी लेकर पहुंचे, जिससे आग के काबू हम लोग पा लिए। 2 बजे रात से हम लोग लगे हुए हैं। कैसे आग लगी है, पता चला है कुछ? अभी कुछ नहीं लगता है, अंदाज से बिजली से लगा हुआ है। कितने फ्लोर पे लगा है? ये देखिए ना, 4-5 फ्लोर पर पहुंच गया। कितनी गाड़ियाँ दमकल की पहुंची? यहाँ 20 गाड़ी से ज्यादा पहुंची है। कितने के संपत्ति का नुकसान हुआ अंदाजा लगाया? अब तो अंदाजा क्या हम सब लगा सकते हैं अंदाजा, अंदर थोड़े। कौन कौन से कार्यालय में लगी है? पूरा कार्यालय, सब तो कार्यालय ही है, सब में तो लगा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नूर आगा। कोरोना की दूसरी लहर बिहार में नया रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर सूबे में 43 कोरोना मरीज की मौत हुई है, जिनमें से पटना के 16 लोग शामिल हैं। नालंदा, जहानाबाद में भी 3-3 लोगों की मौत हुई। अन्य जिलों में 27 मरीजों ने दम तोड़ा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग में 14 लोगों की मौत की पुष्टि की है। पटना में जिन 16 लोगों की मौत हुई है, उनमें 4 का इलाज एम्स में चल रहा था। 7 मरीजों की मौत PMCH में हुई है, जबकि 4 की मौत NMCH और 1 की दानापुर रेलवे अस्पताल में मौत हुई। पटना एम्स में IAS अधिकारी विजय रंजन के साथ साथ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत सिन्हा के पिता कृष्ण चंद्र सिन्हा की भी मौत हुई। वैशाली के DIO डॉक्टर ललन राय की भी मौत हुई। AKU के प्रभारी VC के भाई की भी मौत हुई। बिहार सरकार ने जितनी सक्रियता कोरोना के काल में दिखाई है, जितने अच्छे ढंग से बिहार सरकार ने कोरोना में कार्य किया, उसी का नतीजा है कि सबसे ज़्यादा अच्छे ढंग से हॉस्पिटलाइजेशन, सबसे ज़्यादा अच्छे ढंग से हर ज़िले में वेंटिलेटर, जो कि हमारे यहाँ के किसी ज़िले में भी वेंटिलेटर नहीं था, उसकी व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने किया है। और जो भी नागरिकों का आवश्यकता होगी वह सब हम पूरा करेंगे। अभी हमारे यहाँ कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पर अभी भी भारत के सभी मानकों से हम अच्छे हैं। और विरोधी दलों की जहाँ सरकारें हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ की बात उनको ज़रूर करना चाहिए। वह चाहते हैं कि हम भी महाराष्ट्र बन जाएं, तो हमें इस पर कुछ नहीं कहना। सर, बिहार में RT-PCR टेस्ट काफ़ी कम हो रहे हैं, रिजल्ट 6 से 7 दिन के बाद आ रहे हैं। ऐसे में जो इन्फेक्टेड मरीज है काफ़ी ज़्यादा संक्रमित कर सकता है। फिर तो RT-PCR के रिजल्ट 2 दिनों में अब आ रहा है।
क्योंकि बीच में इतने कम केस हो गए थे। मैं अपने ज़िले का उदाहरण लूँ, 2 महीने में मेरे यहाँ 0 एडमिशन था और 1000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहा था। किसी दिन भी 0 से लेकर 2 के अलावा ज़्यादा नहीं रहता था। अचानक संक्रमण बढ़ा है, पर हम लोगों ने पूरा सिस्टम ठीक कर लिया है। सभी जिलों में RT-PCR टेस्ट अच्छे से हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को भाजपा आयोग बताया है कल। आज कार्यक्रम भी पार्टी की तरफ से किया गया। आज 130वीं बाबा साहब जी की जयंती है और इसलिए हम लोगों ने आज तो बहुत पहले वृहद तैयारी थी, पर वह सभी को समाप्त करके अपने अपने जिलों में जो यहाँ पे लोग उपस्थित हैं उन्हीं के साथ हमने मनाया। और पर सभी मंडल अध्यक्षों को हमने कहा है कि पहले हमारा कार्यक्रम था कि आज अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को पुरस्कृत करना एक कार्यक्रम के माध्यम से। उसके बदले हमने उनको कहा कि अगले 1 हफ्ते तक वह उन बच्चों के घर जाएं और उनके घरों पे जाकर उनको पुरस्कृत करें। वैक्सीन की शॉर्टेज आज कोई नहीं है। सभी जगह, आज मैंने सुबह पता किया है, सभी जगह सुचारू ढंग से वैक्सीनेशन चल रहा है। ममता बनर्जी पर बैन जो लगा था उस पर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को भाजपा आयोग बताया था। सर, लगातार जिस तरह का दावा सरकार कर रही है कि बिहार में कोरोना को लेकर के सारी तैयारियां कर रही है, लेकिन हॉस्पिटल में बेड नहीं है, काफ़ी असुविधाएं हैं। यहाँ तक कि जो दवा दी जा रही है हॉस्पिटल में, उसमें जो मुख्य दवा है वही गायब है। बिहार सरकार न पिछली बार और न इस बार कोरोना को गंभीरता से लिया। अगर गंभीरता से लिए होते माननीय मुख्यमंत्री जी, तो बिहार में कोरोना नहीं होता, बिहार में कोरोना को रोका जा सकता था। बिहार विधानसभा में हमारे विधान परिषद के सदस्य ने आग्रह किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, कोरोना की भयावह स्थिति होने वाली है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं सुना। अंततः जब स्थिति भयावह हुई तो 17 तारीख को बैठक हुआ। यही हालात पिछले बार भारत में था। जब राहुल गांधी जी आकर रहे थे तो प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे थे, नमस्ते ट्रंप में लगे थे, और हालात देख लीजिए। अगर तैयारी बिहार में पूरी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताइए कि 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक है, लेकिन आज के दिन में बिहार में कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें कोई एक बेड खाली है, जिसमें कोई पेशेंट जा पाए? कोई बेड ऐसा किसी न प्राइवेट हॉस्पिटल में न सरकारी हॉस्पिटल में कोई बेड खाली नहीं है। पेशेंट करा रहा है, रास्ते में दम तोड़ रहा है, और सरकार की कोई तैयारी नहीं है। अगर सरकार की तैयारी होती तो स्कूल को, होटल को, कहीं न कहीं आवासीय परिसर को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया होता या चलंत हॉस्पिटल बना दिया गया होता, अतिरिक्त ICU वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई होती। ऐसा नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं किया, जिसके वजह से आज नहीं 2 दिन पहले से बिहार में कोई बेड किसी हॉस्पिटल में खाली नहीं है, सिवाय जान देने के जनता के पास कोई विकल्प नहीं बच गया है। इसीलिए मुख्यमंत्री से आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी, आपके तो स्वास्थ्य मंत्री जी पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में लगे थे, 2 दिन पहले आपके पास आए हैं। जब जब भयावह स्थिति होती है कोरोना से, तो पिछले बार 140 दिन आप सो गए, हेल्थ मिनिस्टर नहीं निकले। अब क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो वहाँ कोरोना गायब है, उत्तर प्रदेश में अगले बार चुनाव होगा तो वहाँ से कोरोना गायब होगा? क्या बिहार में चुनाव हुआ तो कोरोना गायब था, फिर बिहार में मध्यावधि चुनाव करा दीजिए, कोरोना यहाँ से भी गायब हो जाएगा। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के तरछा मोहल्ले में पति बालेश्वर मिस्त्री ने अपनी ही पत्नी का हाथ काट दिया और बेरहमी से मारपीट भी किया है। स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल महिला को शेखपुरा सदर अस्पताल ले जाया गया। पत्नी शोभा देवी की स्थिति काफ़ी गंभीर है। इस बाबत घायल महिला शोभा देवी के दामाद सुधीर प्रसाद ने बताया कि पति पत्नी की मामूली से विवाद में पति ने इस घटना को अंजाम दिया है। इनका हस्बैंड मारा है। मैंने कोई लड़ाई झगड़ा क्या कहा लगी? पता नहीं पता है। क्या नाम है इनके हस्बैंड का? बालेश्वर मिस्त्री। बालेश्वर मिस्त्री। आपका क्या नाम है? राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सैनी की अध्यक्षता में मनाई गई। इस मौके पर सैनी ने उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। पढ़ने में बहुत मेधावी थे। पढ़ने के बाद हमारे देश के संविधान लिखे, वे कानून मंत्री भी बने। शोषित वंचित पिछड़ी महिलाओं के मुक्तिदाता, सिंबल ऑफ नॉलेज एवं वंचितों के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था करना इनके सोच का ही फल हुआ कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने भी इन्हें जाति की डूबती हुई नैया के सहारे बने एवं दलित महादलित के डूबती हुई नैया के किनारा भी बने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज एक
133वीं जयंती हम अपने पार्टी के तत्वाधान में मना रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा आज संविधान में लिखा गया और संविधान में अति पिछड़ा SC/ST को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। अगर आरक्षण का प्रावधान नहीं दिया जाता तो SC/ST समाज मंगवादी के तंबू में फंस जाते और फंसे रहते, जूता पर पौड़ी मारते रहते। उन्हीं का दिन है SC/ST समाज और पिछड़ा समाज हम लोग मिनिस्टर बन रहे हैं और हम लोग साहब बन रहे हैं, हम लोग विधायक बन रहे हैं। इसलिए हम लोग उनके आदर्शों को मान रहे हैं और बचे हुए उनके जो सपना है उनको हम अपने पार्टी की तरफ से पूरा करेंगे, कसम खाते हैं। और दबे पिछड़े समाज के डूबती हुई नैया को सहारा बने, SC/ST समाज के डूबती हुई नैया का किनारा बने। एक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। पटना में 100 डायल को आज से अपने नए भवन में शिफ्ट किया गया। आईजी संजय कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। उन्होंने बताया कि 100 डायल पटना पुलिस का बैकबोन है, बहुत से पुलिसिया अनुसंधान में इसका उपयोग हो रहा है। तो वहीं आईजी ने यह भी कहा है कि आगे भी इसकी और ज़रूरत होगी। शुभारंभ नहीं, डायल 100 हमारा काफ़ी वर्षों से चल रहा है। वो नए भवन में पहले वो ट्रैफिक साहब का जो ट्रैफिक एसपी का बिल्डिंग है उसमें चल रहा था। आज उसको हम लोगों ने जो प्रॉपर इसके लिए जगह बना है वहाँ पर शिफ्ट किया है। और डायल 100 एक तरीके से पटना पुलिस का हमारी बैकबोन है और बहुत सारे क्राइम में, रिपोर्टिंग में और उसको सॉल्व करने में हम लोगों को मदद मिलती है। तो आगे आने वाले समय में हम लोगों ने इसके विस्तारीकरण का और इसके अपग्रेडेशन का भी प्रस्ताव भेजा हुआ है। तो धीरे धीरे हमें उम्मीद है कि इसका और अपग्रेड करवाएंगे। दूसरा जो एक ERSS सिस्टम है जिसमें 112 डायलिंग है और डायल 100 है, तो वो धीरे धीरे उसको मर्ज किया जा रहा है। तो इन फ्यूचर जो डायल 100 है वो भी उसमें सब रिज्यूम्ड हो जाएगा। लेकिन जब तक सिस्टम लागू नहीं होता है तो डायल 100 को हम लोग को चालू रखना है और अच्छी कंडीशन चालू रखना है। यहाँ पर करीब 30 टेबल है अभी जो हमारे पास व्यवस्था है और उसमें 3 शिफ्ट में लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है। करीब 100 लोग यहाँ पर तैनात रहते हैं राउंड द क्लॉक। और ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि ये डायल 100 पूरे राज्य को कैटर करता है। कोई अगर ये समझता है कि पटना पुलिस के लिए ही है तो वैसा नहीं है। ये पूरे राज्य में आप किसी भी जिले से डायल 100 कॉल करेंगे तो आपको यहाँ से लगेगा। और यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोन बुक भी दिया हुआ है और लोगों के सारे थानों के नंबर, बिहार के जितने भी थाने हैं सबके नंबर यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। यहाँ से कॉन्फ्रेंस कॉल भी कराई जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो संबंधित पदाधिकारी से या संबंधित थाने से कॉन्फ्रेंस में लेकर उसको सूचना भी दी जाती है। तो पूरे बिहार को ये कैटर करता है। तो हमारी पुलिसिंग के लिए बहुत ज़रूरी था और धीरे धीरे समय आने पर इसको बदलाव भी हुआ है, अपग्रेडेशन भी हुआ है जैसा मैंने पहले कहा। तो ये एक अच्छी पहल है। जो नया भवन बना था आज हम लोगों ने उस पर शिफ्ट कर दिया है और आने वाले समय में देखिए इसको हम लोग बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मुजफ्फरपुर जिले में बेखौफ अपराधी ने एक बार फिर से बड़ी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार एक निजी कंपनी के कुरियर कार्यालय में हथियारों से लैस अपराधियों ने घुसकर लाखों रुपए के लूट कर चलता बना। लेकिन जहां घटना हुई वहां से महज चंद कदम की दूरी पर थाना था। बावजूद इसके अपराधियों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। इस संबंध में कंपनी के कर्मचारी ने बताया कि कार्यालय में हम लोग 4 आदमी थे, क्लोजिंग करके कैश का मिलान कर रहे थे। तभी पहले से 2 लोग अंदर आए और फिर 2 बाद में। चारों के पास हथियार था, सभी को हथियार भिड़ाकर लूट कर चलता बना। हम लोग का ऑफिस में काम खत्म हो गया था, कैश उसका मिला रहे थे, हम लोग पार्सल मिला रहे थे। 4 आदमी थे, गार्ड साहब थे, एक कैशियर थे, एक हम थे और एक इंचार्ज है कुछ दिन दूसरे वो थे। तो 4 आदमी ऑफिस में थे। पहले 2 लड़का अंदर ऑफिस में गया और एक यहाँ गार्ड साहब जो थे वो पूछे कि क्या बात है, तो वो पीछे गया। फिर उसके बाद गार्ड साहब जब उसमें सटे तो पिस्टल निकाल करके गार्ड साहब ने सटा दिया। एक गार्ड साहब सटाया, फिर एक हमारे यहाँ आ गया, वो भी हम लोग को पिस्टल सटा दिया। उसके 2 फिर पीछे से, वो दोनों पीछे से आकर के कि एक कैशियर रूम में गया और एक पुष्पेंदु सर थे वहाँ पे गया और कैशियर रूम में जा कर के कैशियर के साथ मारपीट किया। उसके बाद फिर हम लोग को भी कैश रूम में लेके गया। वहाँ पर से सारा रुपया जो था, हथियार भी था, हथियार भी 4 जो था, अब 4 था सबके हाथ में हथियार। वो लोग कौन चीज़ आए हुए थे?
क्या चीज़ से आए हुए थे वो तो हम नहीं देखे, हम लोग अंदर फायरिंग वायरिंग भी की है? फायरिंग नहीं किया है, लेकिन सब खोल खोल के दिखा रहा था। देख लो, डर नहीं लग रहा है, सब में गोली लोड था। अच्छा, जिस समय घटना हुआ उस समय अंदर कौन कौन लोग थे? हम थे, पुष्पेंदु सर थे, एक गार्ड साहब है वो थे, एक कैशियर है तनमेद वो थे। और ये रात तक खोले हुए थे, मतलब 7 बजे के बाद आदेश है? हम लोग का ऑफिस बंद था, बस कैश का जो काम रहता है वो मिलाया जा रहा था। कैश जो दिन भर का कलेक्शन होता है वो मिलाया जाता है। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। क्या पोस्ट हुआ इसमें आपका? यहाँ पे शॉर्टर में। अच्छा, कल रात्रि जो है 10 बजे रात्रि में वो लोग शटर जो है खोल करके अपना हिसाब किताब कर रहा था। उसी समय 4 लड़का आया और जो काउंटर से रुपया निकाल लिया। उन लोग के बताए अनुसार 14 लाख बता रहा है, लेकिन सही क्या है क्या नहीं है नहीं बता पाएंगे। इस संबंध में जो है अज्ञात का पता लगाया जा रहा है, इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। कितने अपराध कर्मी पहुंचे हुए थे कार्यालय के अंदर? उन लोग के कथनानुसार 4 गो था, लेकिन इन लोग के द्वारा जब सरकार का जो आदेश है 7 बजे तक खुला रहेगा, इसके बावजूद उसका उल्लंघन करते हुए उन लोग जो है कार्यालय को खुला रखा। उस सब का बहुत बड़ी लापरवाही है। क्या इसको लेकर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है? वो तो ऐसे लगता था कि बाहर से कि जो है शटर लगा हुआ है, लेकिन रेलिंग के चलते दिखाई नहीं देता है कि जो है बंद है कि खुला है। क्या इसको लेकर कर्मचारियों या उसके जो कार्रवाई की जाएगी पुलिस के द्वारा? बड़ी लापरवाही 7 बजे बंद करवाने के बाद भी 11 बजे रात तक खोल के रखना। बड़ी पदाधिकारी के आदेश मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल ही मतलब ख़त्म है, साफ जो है दिखाई नहीं दे रहा, जिस कारण जो है अपराध कर्मी को पहचानने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। लेकिन प्रयास जारी है, शीघ्र पकड़ा जाएगा। तो वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन 2 गंभीर चुनौतियों से लड़ रहा है, जहां एक तरफ कोरोना का लगातार केस सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जिले में एईएस यानी चमकी बुखार अपना पांव पसारना शुरू कर दिया। दरअसल एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में एईएस चमकी बुखार की दस्त शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार जिले के पारू प्रखंड से एईएस लक्षण का एक मामला सामने आया, जहां बच्चे को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती करवाया गया। कुछ आदेश दिए गए हैं। एईएस को लेकर लगातार हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं और प्रिवेंटिव मेजर सारे लिए जा रहे हैं। लोगों के बीच जागरूकता का काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया है और इसी का ये नतीजा है कि एक मुजफ्फरपुर के पारू से एक केस अभी सामने आया है, जिसको कि मात्र 2 घंटे के अंदर वो मेडिकल कॉलेज बच्चा पहुंच गया, पहले पीएससी फिर मेडिकल कॉलेज। तो इसका सीधा असर ये है कि जो जागरूकता अभियान चलाए गए हैं उसका काफ़ी फ़ायदा है और लोगों के बीच जागरूकता आई है कि बच्चे में इस तरह कोई भी सिम्टम हो तो तुरंत उनको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया जाना है। और आगे भी इस तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी सभी पंचायतों को किसी पदाधिकारी को अडॉप्ट करने के लिए कहा है और सभी पदाधिकारी हर एक सप्ताह एक दिन जा कर के लोगों के बीच प्रचार प्रसार कर रहे हैं। औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर के अपर अनुमंडल पदाधिकारी प्रियव्रत रंजन के द्वारा दाऊदनगर प्रखंड में कोविड-19 के गाइडलाइंस के अनुपालन हेतु कोचिंग संस्थान एवं ट्यूशन सेंटर्स की जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि कोचिंग संस्थान में एक शिक्षक के द्वारा करीब 8 से 9 विद्यार्थियों को बैठाकर अपने घर में ही कोचिंग संचालित किया जा रहा था, अतः उन्हें कोविड गाइडलाइन का हवाला देते हुए कड़ी चेतावनी देकर कोचिंग संस्थान बंद करवा दिया गया।